Good morning, friends. Good evening, friends. I welcome you all on अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। विनीता जी, झाला भारत सिंह जी, रंजन कुमारी जी, आप सबका अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस के जो प्लेटफॉर्म है उस पे मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे एसीएफ एंड एफआरओ की वैकेंसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। साथ में आरएएस की वैकेंसी, आरएएस एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम आज डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान के नेशनल पार्क, राजस्थान के प्रोटेक्टेड एरियाज, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रंजन कुमारी जी, आप वीडियो तो अभी ऑलरेडी इस रनिंग मोड में है। कुछ आपकी टेक्निकल कुछ इश्यू होगा, उसको चेक कीजिए। वीडियो तो सही चल रहा है। बुलबुल शेखावत जी, आपका भी अन अकेडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। जयेश जी, आपका भी यहाँ पे बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा विषय, आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के नेशनल पार्क, राजस्थान के प्रोटेक्टेड जो हमारे एरियाज हैं उस पर आधारित है। कोशिश करेंगे इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने की। पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, कोशिश कीजिए क्लास के दौरान ही सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट होता है मुझसे। बुलबुल शेखावत जी नमस्ते। जयेश जी, आपका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास में आप जो आज डिस्कस करेंगे, कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके डाउट्स हैं मुझसे पूछ लीजिए कमेंट से, और कोशिश कीजिए कि इस क्लास को यहीं पे खत्म करना है। हिमांक त्रिवेदी जी, दीपिका जी, आपका भी अन अकेडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। जो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएससी एसीएफ के लिए एज वेल एज फॉर आरएएस। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से मैंने बीटेक परस्यू किया। 2013 मैंने गेट क्वालिफाई किया। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए परचेस ऑफिसर में कार्यरत हूँ। आपका जो सिविल सर्विसेज मेन से 16-17 लगातार था, मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का। जो मेरा अनुभव सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में रहा है वो भी मैं आपको क्लासेस के माध्यम से साझा करूंगा, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि इंटरव्यू का पैटर्न कैसा होता है, आपकी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से हो सके। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हूं। संजू जी, आपका भी अन अकेडमी के मंच पे, प्रोदप पाठक जी और दीपिका जी, हिमांक त्रिवेदी जी, आप सबका अन अकेडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। हिमांक जी आपसे नंबर शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को नंबर दे रखा है। ग्रुप पे भी मैंने ऑलरेडी कई बार ग्रुप्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आप सबका स्वागत है। कोशिश कीजिए कि आज की क्लास को यहीं पे खत्म करने की कोशिश कीजिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपका जो मेरा 1 जून को प्रोग्राम आया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, एसीएफ एंड एफआरओ का जो प्लस कोर्स है, जो हमारा अन अकेडमी का प्लस कोर्स है, वहां पे जो मेरा कोर्स आया था आपका, उसी की अगली कड़ी में आपका जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा वो आएगा 7 जुलाई से। 7 जुलाई से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं आपका थर्ड फेज। 7 जुलाई से आपका थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एग्जाम की कोशिश रहेगी कि एग्जाम आपका एंड ऑफ जुलाई, एग्जाम की डेट 20 सितंबर प्रपोज्ड है। एसीएफ की कोशिश रहेगी कि बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूं एसीएफ होगा। और अगर थोड़ा आगे खिंचा तो बाय दी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस मैं प्लस कोर्स के माध्यम से, स्पेशल क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। संजू चौधरी जी, फर्स्ट और सेकंड फेज मेरा मई और जून में, फर्स्ट फेज मई में, सेकंड फेज जून में मैंने एक्सेस किया, खत्म किया। अब जो है मेरा टारगेट है 7 जुलाई से, 7 जुलाई से थर्ड फेज स्टार्ट होगा, और इसकी कोशिश रहेगी कि बाय द एंड ऑफ जुलाई यहां पर अपन फिनिश कर दे। ज्यादा खिंचा तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक फिनिश कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये कुछ वीडियोस की प्लेलिस्ट है। स्पेशल क्लासेस में मैंने काफी वीडियोस कवर किए हैं, इसके अलावा भी मैंने बहुत सी चीजें मैंने कवर की है। विनीता जी देखिए, फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट पे तो क्लास ले लूंगा, राजस्थान के फॉरेस्ट पे तो मैं क्लास लूंगा। राजस्थान के जो फॉरेस्ट सोर्सेज है उन पे पूरी क्लास लूंगा, वो तो मैं लूंगा। लेकिन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पेपर पे क्लासेस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी टाइम अपने पास उतना नहीं है। हाँ, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मेरा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वो है आपका राजस्थान के फॉरेस्ट पे, उस पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारी स्पेशल क्लासेस का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस कवर की हैं। उसमें मैंने आपको एसीएफ एफआरओ के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक लिस्ट है, सोर्सेज भी बताए थे। कुछ मैंने वीडियोस आपके स्पेशल क्लासेस में जियोग्राफी के लिए भी कवर किए हैं। कुछ मैंने आपके वीडियोस एल नीनो ला नीना जो कि जियोग्राफी का पार्ट है वहां भी कवर किए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इकोनॉमिक का और तमाम इकोनॉमिक्स के भी 2-3 सेक्शन मैंने कवर किया। लास्ट की 2-3 क्लासों में राजस्थान इकोनॉमिक्स के वीडियो भी मैंने कवर किए हैं। तो ये कुछ वीडियोस की प्लेलिस्ट है। उसी प्रकार देखेंगे यूट्यूब पे मैंने लगातार इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के वीडियोस बनाते रहे और बनाते रहूंगा। पूरे मंथ जुलाई पूरा डेडिकेटेड है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। तो आपका लेट्स ग्रे राजस्थान एग्जाम पे जाके अब मेरा नाम नवीन टाइप कीजिए, इसके आगे आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट वहां से दिख जाएगी जो मैंने अब तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वहां पे कवर्ड किया है। तो क्रैक आरपीएससी, एसीएफ एफआरओ, आरएएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। जिन लोगों ने अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अन अकेडमी का जो प्लस कोर्स है वहां 2 साल की फी 8,400 रुपए है। उसमें आप मेरा कोड NEB10 यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,560 फीस रहेगी आपकी। उसी प्रकार 1 साल की फी 7,000 रुपीज है, उसमें मेरा कोड NEB10 यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी 1 साल की फी होगी 6,300 रुपए। इसको लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं है। क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1 साल की फी की 550 आती है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट आती है 350 रुपए। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि जो आप इसमें जो हमारी फी है अन अकेडमी की, इस पे आप क्रेडिट पॉइंट यूज करते हैं। तो क्रेडिट पॉइंट यूज करते हैं, आपके जो अपने वीडियो स्पेशल क्लास से देखे उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। उन क्रेडिट पॉइंट से भी आपकी फीस रिड्यूस होती है, ये और भी कम हो सकती है। संजू चौधरी जी, एसीएफ जो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं आपका आने वाले इसी सत्र में, जो आपका जुलाई का मंथ है, इसी मंथ में मैं आपका कवर्ड करूंगा। इसी मंथ में आपका इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने स्पेशल क्लासेस के 2 वीडियो बनाए। अभी मेरा टारगेट है राजस्थान इकोनॉमिक्स को फिनिश करना फॉर एसीएफ एफआरओ थ्रू स्पेशल क्लासेस। जैसे ही वो कवर्ड होगा आपका स्पेशल क्लासेस का सेशन, मैं चालू करूंगा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स भी मेरा प्लान है राजस्थान इकोनॉमिक्स के बाद में थ्रू स्पेशल क्लासेस। और प्लस में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्लस में हम कवर करेंगे पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी जुलाई के एंड तक है, अगस्त के स्टार्टिंग तक। और आपका यूट्यूब के माध्यम से भी मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस जियोग्राफी पे भी फोकस करूंगा। कल मेरा एक वीडियो संजू चौधरी जी आपका आएगा आर्ट एंड कल्चर पे। तो मेरा आर्ट एंड, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आर्ट एंड कल्चर को भी पैरेलली मैं वीडियोस बना बना के कवर करूंगा। तो आर्ट एंड कल्चर का भी कल सेशन आप अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे, तकरीबन 7 बजे मेरा आर्ट एंड कल्चर वीडियो आएगा। टेंपल आर्किटेक्चर मैंने कवर किया है। तो आज का हमारा विषय है राजस्थान के नेशनल पार्क, राजस्थान की सेंचुरी, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान के कम्युनिटी रिजर्व और इसका इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंट रेफरेंस। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है इस क्लास को ढंग से देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन इस क्लास से आने हैं और आएंगे, इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे। और इस क्लास को यहीं पे खत्म करिए। कोशिश कीजिए जो भी वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, किसी और की वीडियो देखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि क्लास में यहीं पे खत्म कीजिए। टाइम इतना नहीं है कि आप सब क्लासेस का नोट बनाएं, यहीं पे याद कीजिए, अपनी दिमाग की मेमोरी चिप में उसको स्टोर कर लीजिए। राजेश जी, आपको मैं ऑलरेडी मैंने 20 तारीख को बताया था एसीएफ का एग्जाम जो है 23 तारीख को डेट डिक्लेयर हो जाएगी, हो चुका है। और राजेश जी आपको बता दूं, आज भी 5:30 बजे, आज 5:30 बजे आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट में एक नोटिस निकाला है। संस्कृत प्राध्यापक, संस्कृत प्राध्यापक का टाइम टेबल उसने डिक्लेयर किया है। तो कुछ लोग मुझसे नोटिफिकेशन डिक्लेयर होने के बाद ही बोल रहे थे कि अब तो जो है कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम टल सकता है। मैंने कहा था नहीं टलेगा, एग्जाम नहीं टलेगा। आज उसने 5:30 पौने 6 के आसपास आरपीसी की वेबसाइट में संस्कृत लेक्चरर का टाइम टेबल तक दे दिया है
कि आपका इस तारीख को पेपर है हिंदी का, इस तारीख को पेपर है संस्कृत का, 9 से 12 की शिफ्ट, 2 से 5 की शिफ्ट। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं तो एसीएफ टलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये जरूर होगा, ये मैं आपको इंटीरियर एक इंटरनल एक मेरा मैटर डिस्कस हुआ था, हमारे आरपीएससी के मेरे परिचय थे उनसे, उन्होंने साफ साफ मुझे हिंट दिया है कि सातों संभागों, 7 डिवीजन है अपने राजस्थान के, सातों डिवीजन में आपके सेंटर आएंगे। सिर्फ अजमेर में सेंटर नहीं आएगा, उसके अलावा आपके जितने अदर 6 डिवीजन है राजस्थान के, सभी डिवीजन में सेंटर आएगा, एसीएफ एफआर होगा। ये क्लियर कट तय है, और एग्जाम टलने की संभावना बहुत ही कम है, नहीं टलेगा एग्जाम। जो आप पूछ रहे हैं राजेश जी, आरएएस का नोटिफिकेशन, आरएएस एग्जाम जो 18 मेंस का रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द 7-8 जुलाई में, डेट भी आपको बता रहा हूं पहले से, 7-8 जुलाई तक आरएएस मेंस 2018 का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद चूंकि आरपीएससी ने डीओपीटी के पास में वो सिफारिश भेजी हुई है, वर्गीकरण भेजा हुआ है सीट वाइज आरएएस के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे वो वर्गीकरण डीओपीटी से अप्रूव हो गए, कार्मिक विभाग से अप्रूव होके आरपीएससी के पास पहुंचेगा, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा। मेरी समझ से या तो इस साल के एंड तक, बाय अक्टूबर नवंबर तक संभावना रहेगी नोटिफिकेशन आने की। यदि इस साल के एंड तक नहीं आया तो आप ये मान के चलें कि अगले साल के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आएगा, 2021 में नोटिफिकेशन आरएस का आ जाएगा, कोई भी उसमें संदेह नहीं है। और सीटें भी आपकी 1100-1200 आएंगी। तो खैर, ये एसीएफआरओ के प्रिपरेशन आपको आरएस में भी हेल्प करेगी, और आरएस का प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग तैयारी करवाएंगे ही आपको। तो हमारा जो बेसिकली आज का डिस्कशन है, राजस्थान के नेशनल पार्क, राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, एक एक करके सारे पहलू को इसी क्लास में खत्म करेंगे ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड एरियाज एक बहुत ब्रॉड टर्म है, हिंदी में बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर नेशनल पार्क भी आता है, इसके अंदर सेंचुरी भी आता है, इसके अंदर कंजर्वेशन रिजर्व भी आता है, इसके अंदर कम्युनिटी रिजर्व भी आता है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ये चारों की चारों चीजें आती हैं। ये किस आधार पे ये कहा जा सकता है? इसका आधार है इंडियन गवर्नमेंट का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन गवर्नमेंट का 1972 का जो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसने ये साफ साफ डिक्लेयर किया है कि राजस्थान के अंदर या किसी भी हमारे राज्य के अंदर, भारत के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 4 डिवीजन है उनके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। अब इसमें एक सवाल मुझे किसी कैंडिडेट ने पूछा था, आप लोगों में से किसी कैंडिडेट ने मुझे पूछा था कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या वो प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? यहाँ पे मैंने बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र नहीं करा है, तो मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है क्या बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल है, इनकॉर्पोरेट है या नहीं है? एनीवन कोई कमेंट करके बताना चाहेगा? बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने नाम या मेंशन नहीं करा है। पीयूष जी, संजू जी, आप बताएं। पीयूष जी, आप बता सकते हैं कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा प्रोटेक्टेड जो हमारे एरिया है उसमें कवर्ड है या नहीं है? अजीत जी बिल्कुल सही, क्यों कवर्ड नहीं है? अजीत जी क्यों कवर्ड नहीं है ये बता सकते हैं आप? अजीत जी क्यों कवर्ड नहीं है ये बता सकते हैं? सुरेश कुमार जी, आप बताना चाहेंगे कि हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल नहीं है, क्यों नहीं है, उसका लॉजिक क्या है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्शन करना है हमें, बायोस्फीयर रिजर्व में कंजर्वेशन करना है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सारी बातें करनी है, पर वो प्रोटेक्टेड एरियाज में कवर्ड क्यों नहीं है? कोई कोई लिंक है, कोई बेसिस है उसका लिंक, या कोई कारण है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रोतो पाठक जी, ये जवाब नहीं है। इसका सही जवाब ये है, देखिए, इसका सही जवाब है कि भारत सर जो हम देखिए कई देशों के अंदर, प्रोतो पाठक जी, कई देशों के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल होता है, कई देशों में शामिल है। भारत में इंडियन कंटेक्स्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैच्यूटरी प्रोविजन, एक कानून जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डब्ल्यूपीए एक्ट 1972, जो आपके एसीएफ एफआरओ के सिलेबस में है, एसीएफआरओ में आपका प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसमें ये बात आप ध्यान रखिए कि जो आपका एक्ट बोलता है वो एक्ट स्टैच्यूटरी प्रोविजन, स्टैच्यू देता है, कानून बनाया है उसने उसने उस कानून के अकॉर्डिंग उसने प्रोटेक्टेड रिजर्व को 4 हिस्सों में बांटा है।
नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। तो हमारे कानून जो है, हमारा वैधानिक तंत्र जो है, हमारा जो स्टैच्यूरी प्रोविजन है, वो शामिल नहीं करता है बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्टेड एरियाज में। वैसे बोलेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल है, लेकिन आप कानूनी तौर पे बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि हाँ हमारा को एक्ट उसको शामिल करता है, तो हमारा एक्ट उसको शामिल नहीं करता है। हमारा जो एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, यदि आप उसको पढ़ेंगे उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, पर उन अमेंडमेंट्स के अंदर भी बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल नहीं किया है। तो टोटल 4 ही आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटेक्टेड एरियाज एज पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, एज पर वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपका कवर्ड है, तो आप क्या बोलेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व आपका उसमें शामिल नहीं है। तो इस बात को अच्छे से आप याद रखिएगा। बुलबुल जी, ये याद, बुलबुल जी, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्ट में शामिल नहीं है, इसलिए उसको हमने वैधानिक और जो आपका स्टैच्यूरी प्रोविजन है वो उसको वहां पे नहीं दिया है। स्टैच्यूरी प्रोविजन नहीं है क्योंकि एक्ट में नहीं है। एक्ट जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आप पढ़ेंगे, यहां पे देखिए, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का इंडियन गवर्नमेंट का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बुलबुल जी ध्यान दीजिएगा, उसने बेसिकली नेशनल पार्क को डिफाइन करा है, उसने आपका कंजर्वेशन रिजर्व को डिफाइन किया है, उसने कम्युनिटी रिजर्व को डिफाइन किया है, उसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिफाइन किया है, लेकिन उसने बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल नहीं किया है। देखिए, शामिल नहीं करने का मतलब यह है, बेसिकली क्यों शामिल नहीं किया है इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वहां पे आपकी लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परमिटेड है। आप सीपी जी, अंशु चौधरी जी, आप सबका अनअकैडमी के मंच पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है, हमारा हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, वेस्टर्न घाट में एग्रीकल्चर होता है, वेस्टर्न घाट के अंदर तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए है। क्या ये एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड एरियाज में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं मिलेगी आपको ये एक्टिविटीज, आपको नेशनल पार्क में नहीं मिलेगी। तो बायोस्फीयर रिजर्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच है, वहां पे आपको इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को साथ में लेके चलना है। देखिए, दो ही हैं हमेशा एनवायरमेंट में, मैंने हमेशा बोला है आपको, देयर आर बेसिकली टू ईज। फर्स्ट ई इज एनवायरमेंट, सेकंड ई इज इकोनॉमी। तो बायोस्फीयर रिजर्व इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट के बीच ब्रिज और लिंकेज स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो वो कंप्लीटली इकोनॉमी को दरकिनार नहीं करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दरकिनार नहीं करता है। तो वो प्रोटेक्टेड एरियाज जब शब्द जुड़ जाएगा उसके साथ में, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक एंगल वहां से हट जाएगा, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का ओरिएंटेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। तो ये आप याद रखिएगा। बेसिकली जो हमने बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972 की, उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व शामिल नहीं है। तो भारत के अंदर इसको स्टैच्यूरी प्रोविजन, स्टैच्यू के तहत, कानून के तहत वैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व को। मोहित यादव जी, आपका अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है, और सीपी जी आपका भी यहाँ पे अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमने डिस्कशन किया कि जो हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर्ड हैं। अब देखिए एक बात, ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफाइन करता है, हाँ अजीत जी, आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 51 है जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 51 ए जी फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 48 है आपका है यहाँ पे डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी, डीपीएसपी आर्टिकल 48 है, और आर्टिकल 51 ए जी फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की गई है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व को जो स्टैच्यूरी जो प्रोविजन देना है वो कहीं नहीं लिखा है कि स्टैच्यूरी प्रोविजन दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको बस इतना समझाया कि प्रोटेक्टेड एरियाज का जब भी कोई सवाल आए भारत के रेफरेंस में, तो 4 बातें होंगी: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखिए, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है,
ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। अम्ब्रेला एक्ट का मतलब जो भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, नेशनल पार्क के जितने भी कानून बने हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उसका मेन सोर्स आपका WPA एक्ट 1972 है। बेसिकली अम्ब्रेला एक्ट है जिसने तमाम आपके शेड्यूल्स को स्टैब्लिश किया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल स्पीसीज। अब इसमें लोग, एक और कंफ्यूजन लोगों को होता है, कैंडिडेट्स को एक कंफ्यूजन और होता है कि क्या WPA 1972 में खाली एनिमल्स कवर्ड हैं? तो मैंने आपको जवाब इस स्लाइड में दे दिया है। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि वाइल्ड लाइफ में लोग समझते हैं वाइल्ड लाइफ में मतलब खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा तो सिर्फ एनिमल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ की परिभाषा में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों कंप्लीटली कवर्ड है। अजीत जी सही बता रहे हैं, दोनों कवर्ड हैं। देखिए जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो कानून है, उसका शेड्यूल 6 बोलेंगे तो इट कंटेन द नेम ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है कल्टीवेशन और प्लांटिंग से, जिनके मतलब कि आप जिनको प्लांटिंग नहीं कर सकते, जिनका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उनको कॉमर्शियल क्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके यहाँ पे इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बात करता है। वाइल्ड लाइफ का मतलब प्लांट एनिमल दोनों है। तो ये चीज आप यहां से नोट कर सकते हैं। शेड्यूल 6 इज वेरी क्रिटिकल एज फार एज WPA एक्ट 1972 इज कंसर्न। बिल्कुल जी सही बताया आपने। अजीत जी आपका जवाब भी सही है। देखिए ये RS का सवाल, ये जो मैंने आपसे शेयर किया है, RS 2018 प्री एग्जाम जो हुआ, उसमें आपका सवाल ये सिर्फ कंजर्वेशन रिजर्व नेशनल पार्क के सवाल खाली ACF FRO तक सीमित नहीं है। RS में भी देख सकते हैं। RS प्री का सवाल जो है इसी बार आपका 18 जो एग्जाम लास्ट वैकेंसी में हुआ है, ये सवाल आया है। तो बेसिकली प्री एग्जाम का सवाल है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। सवाल ये था कि आपको एक लिस्ट दी हुई थी, लिस्ट 1, और एक थी आपकी लिस्ट 2। तो ये चूंकि पेपर 2018 में हुआ था, तो 2018 के आंकड़े लिए हैं इसने। इसमें मैच दी फॉलोइंग कराना था। तो कम्युनिटी रिजर्व जो है वो भारत एक ए लिस्ट 1 में आपके नाम दिए, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो आपकी लिस्ट बी है वहां पे नंबर्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपको मैच कराना था कि कितने भारत में आपके कंजर्वेशन रिजर्व है, कितने भारत में आपके कम्युनिटी रिजर्व है। तो फ्रेंड्स ये चीज, ये सवाल ये बताता है कि RAS के अंदर भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो ACF में तो आने की संभावना 100% रहेगी, क्योंकि तो एग्जाम ही आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का है। तो देखिए ये फिगर ये बताता है कि आपको इंडियन कंटेक्स्ट में एज वेल एज राजस्थान कंटेक्स्ट में, दोनों में आपको याद करना पड़ेगा कितने नेशनल पार्क है भारत में कितने कम्युनिटी रिजर्व है, भारत में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आज की तारीख में जो भारत के अंदर जो आपके जो हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं वो 104 हो चुके हैं। आज की तारीख में नेशनल पार्क भारत के अंदर 104 हो चुके हैं। लेकिन जो 2018 का पेपर था वहां पे इसका जवाब था 103। तो उस समय के हिसाब से 103 इज द करेक्ट आंसर फॉर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी डेटा देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली आपका जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे 544 है एज पर 2018 फिगर। 104 बिल्कुल सही है अजीत जी, अभी 104 है। मैं यही बता रहा हूं आपको, अभी 104 है। ये जो सवाल पूछा गया आपसे 2018 का पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल मैच दी फॉलोइंग में आते हैं, और 544 से बढ़ के 548 हो चुका है आज की तारीख में। चूंकि पेपर प्री 18 में आया है तो इसलिए आपका ये देख सकते हैं। तो ये याद रखिए कि इस तरह के सवाल ACF में भी पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल RAS मींस, देखिए RAS मींस का पेपर, RAS मींस 18 का पेपर। तो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व इन RAS एज वेल। लिंक कंप्लीटली स्टैब्लिश हो रहा है। इसी बार RAS 18 में ये पेपर आपका जियोग्राफी का है। ये पेपर आपका जियोग्राफी का मेंस का पेपर है। मेंस के पेपर पूछा गया था राजस्थान के 8 कंजर्वेशन रिजर्व का नाम लिखिए। राजस्थान के 8 कंजर्वेशन जो नेम है उनको आपको नेम को लिस्ट करना था। सवाल 2 नंबर का है ये, एक भी आपसे मिस हो जाएगा तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल आपके RS प्री में और RS मेंस दोनों में आ चुके हैं।
तो ये आपका टॉपिक बहुत क्रिटिकल है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आरएएस हो, एसीएफ हो, एफआरओ, आपके आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हमने अब लिंक को स्टैब्लिश कर दिया है, हमने समझ लिया है कि एसीएफ एफआरओ की बात हो, आरएएस की बात हो, सभी एग्जाम्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको कवर करते हैं। एक एक करके इसकी सारी बारीकियां देखते हैं। वाइल्ड लाइफ से क्या मतलब है? वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट दी प्राइमरी नेचुरल हेरिटेज। पहली बात, वाइल्ड लाइफ किसी भी एरिया की प्राइमरी नेचुरल हेरिटेज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। वर्ल्ड के अंदर भी वाइल्ड लाइफ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जितने वर्ल्ड में एरियाज है, वहां की प्राइमरी नेचुरल हेरिटेज को डिनोट करता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, डिफॉरेस्टेशन जैसा है, दे आर पोजिंग ए थ्रेट, दे आर पोजिंग ए थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन टू दी वाइल्ड लाइफ, दे आर पोजिंग ए थ्रेट टू दी वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो थ्रेट हैं बेसिकली आपके एक्सटेंशन के लिए वाइल्ड लाइफ में। तो इसीलिए चूंकि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है, भारत का हो चाहे आपके विश्व का हो, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हम कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ एज ए होल को हमने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो बेसिकली कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इज द की। आपको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन नेचुरल हेरिटेज का यहाँ पे रखना है। ये ऑब्जेक्टिव था जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहे थे, वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन डिफाइन हो रही थी, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा गया था कि आपको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को, बिकॉज दे आर दी नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ जो आपकी टर्म है वो यहाँ पे आई, वर्ल्ड विश्व के हमारा जो पटल है वहां पे रखी गई। शी जिनपिंग साहब चाइना में तो बहुत आपने आपने करवा रहे हैं, यहाँ पे अनअकैडमी के मंच पे भी आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली वो एरिया है जिसमें जो प्रोटेक्शन और फेवरेबल फेवरेबल लिविंग थिंग्स, जो हमारी फेवरेबल लिविंग थिंग्स है, ऑप्टिमल कंडीशंस है वाइल्ड एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, वहां पे वो पूरा एरिया उसको प्रोवाइड करे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंपल शब्दों में वो एरिया है जहां प्रोटेक्शन के साथ साथ लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए आप फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की। लेकिन नेशनल पार्क एक ब्रॉड टर्म है, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन का दायरा बहुत बड़ा है। नेशनल पार्क में आपका जो दायरा है प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा है। नेशनल पार्क के अंदर देखेंगे तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है आपका, जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है आपकी कंप्लीट इकोसिस्टम के कंजर्वेशन की, उसके प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म नेशनल पार्क में डिफाइंड है। तो याद रखिएगा, जो आपका नेशनल पार्क है बात करता है कंप्लीट एंटायर सेट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फ्लोरा, फोना एंड लैंडस्केप ऑफ दैट रीजन के कंजर्वेशन की। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन की। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। बिल्कुल सही है ये अजीत जी, अभी सब डिफरेंस बता देंगे आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो आपके प्रोटेक्शन के जो सोर्सेज हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उनमें थोड़ी ढील बढ़ती गई है, थोड़ा ईज है। लेकिन नेशनल पार्क के अंदर रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी टाइट होती हैं एज कंपेयर टू WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये याद रखिए, पहली बात, पहला डिफरेंस, नेशनल पार्क बात करता है कंप्लीट एंटायर इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन की, इंक्लूडिंग फ्लोरा, इंक्लूडिंग फोना, इंक्लूडिंग लैंडस्केप, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट ऑफ दैट रीजन। जबकि वाइल्ड लाइफ में बात करते हैं उस एरिया में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ के एनिमल और प्लांट्स के, ओनली एनिमल प्लांट्स के प्रोटेक्शन की। लास्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहां पे हम एक स्टेप और ऊपर चले गए हैं। यादवेंद्र जी, नेशनल पार्क का जो आपका जो बताऊंगा वो अभी कंफ्यूजन में कर दूंगा। अजीत जी, ये कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। ये कंफ्यूजन में इस क्लास में अजीत जी, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। इसका कंफ्यूजन सरकार ने खुद ने क्रिएट किया है।
तो 3 नेशनल पार्क हैं, 5 नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर। ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट राजस्थान दोनों ने खुद क्रिएट किया है, पर हम उसको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर कर देंगे आपका। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पे की जेनेटिक डाइवर्सिटी, या और ब्रॉडली बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट्स एनिमल्स के बर्ड्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्टेप और ऊपर चला गया है, जीन्स पे चला गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये याद रखिए कि जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है, नेशनल पार्क बात करता है इकोसिस्टम के इंक्लूडिंग फ्लोरा फोना लैंडस्केप, और बायोडाइवर्सिटी बात करता है एक स्टेप पर कंप्लीट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स के प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन की। तो नेशनल पार्क को डिफाइन करेंगे, नेशनल पार्क का डेफिनेशन देखेंगे। तो भारत सरकार की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क इज एन एरिया which is strictly reserved for the betterment of wildlife and biodiversity, and where activities like developmental activities, forestry, poaching, hunting and grazing on cultivation are not permitted। पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग आपका नेशनल पार्क में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग एक्टिविटीज परमिटेड हैं। जो अजीत जी बता रहे थे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ढील बढ़ती गई, ईज है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग परमिटेड है। तो ये एक डिफरेंस है आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो देखिए तीनों में डिफरेंस मैंने आपको इस एक सिंपल स्लाइड के माध्यम से बता दिया है। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, नो सेटलमेंट इज अलाउड इन वाइल्ड नेशनल पार्क। विलेजर्स कांट ग्रेज द एनिमल्स, विलेजर जो हैं अपने एनिमल्स को यहाँ पे ग्रेज भी नहीं, ग्रेजिंग भी अलाउ नहीं, ग्रेज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है अबाउट जंगल, अबाउट फॉरेस्ट, लाइक प्रोड्यूस कलेक्शंस, तेंदू लीव्स, हनी। तो तेंदू लीव्स और हनी है उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज किए गए हैं उनके कलेक्शन के लिए। तो नेशनल पार्क में आपका जो बेसिकली जो बात की जा रही है स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज्ड हैं। यहाँ पे जंगल प्रोड्यूस, जंगल का जो आपके तेंदू लीफ हनी का जो कलेक्शन है उस पे भी नियम सख्त है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सेटलमेंट तो भी को भी बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ में यहाँ पे इंपोज किया हुआ है। साथ में विलेजर्स अपने एनिमल्स को यहाँ पे ग्रेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन नेशनल पार्क। तो एक बात साफ, नेशनल पार्क मतलब रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा। सेकंड आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड हैं ऑल्दो, बट yet the restrictions are somewhat there is a ease in restrictions in wildlife sanctuary। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज को कुछ हद तक अलाउ कर रखा है परमिशन से। जो वहां पे आपका चीफ वार्डन है उसकी परमिशन से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ हो सकती है। किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज? ग्रेजिंग एक्टिविटी, फायरवुड कलेक्शन, जो वहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, जो वहां पे आपके जिनका बेसिकली लाइवलीहुड डिपेंडेंट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, वो वहां पे एनिमल्स को ग्रेज करा सकते हैं, वो फायरवुड का वहां पे कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए नेशनल पार्क की जो वेल डिफाइंड बाउंड्री है ना, जो आपने ये पूछा है, ये इसका जवाब भी मैं आपको इस क्लास में दे दूंगा। देखिए नेशनल पार्क की जो बेसिकली बाउंड्री है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है। ये आप याद रखिएगा जी जी, प्रॉपर्ली एग्जैक्टली डीमार्केट। मैंने एक क्लास ली थी आपके नेशनल पार्क, उसमें मैंने इस बात को बताया था, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड एज नेशनल पार्क। याद रखिएगा कि सेंचुरी का जो है नेशनल पार्क से निचले पायदान पे है। रेस्ट्रिक्शन के मामले में ऊपर नेशनल पार्क है, नीचे आपका सेंचुरी है। तो सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बना सकते। हाँ, डाउनग्रेड नहीं हो सकता नेशनल पार्क, अजीत जी डाउनग्रेड नहीं हो सकता, सेंचुरी में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि सेंचुरी नेशनल पार्क से सेंचुरी जो है निचले पायदान पे है इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रेस्ट्रिक्शन एंड कंजर्वेशन। तो आप अपग्रेड कर सकते हो सेंचुरी को नेशनल पार्क में, लेकिन नेशनल पार्क को आप यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं कर सकते इन सेंचुरी। इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व का देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व में आपका जो हमारे जो वहां पे ट्राइबल्स हैं, जो जिनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है उस जंगल फॉरेस्ट बेल्ट में, पीपल रिसाइडिंग इन दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व का बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न घाट।
रीता शर्मा जी, आपका अन अकेडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली आपका जो हमारा वेस्टर्न घाट है, उस वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे, वेस्टर्न घाट में माइनिंग एक्टिविटी भी होती है। वेस्टर्न घाट के अंदर आप देखेंगे वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी है, एग्रीकल्चर भी है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो बायोस्फीयर रिजर्व का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान भी रहते हैं, उस रिजर्व के अंदर टेरिटरी में इंसान भी रहते हैं, प्राइवेट लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। दे कैन कैरी देयर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, जो उनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है, लाइक एग्रीकल्चर, दे कैन डू एग्रीकल्चर, दे कैन डू हार्वेस्टिंग, दे कैन डू कल्टीवेशन ओवर दैट एरिया। उस एरिया पे वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपका बायोस्फीयर में यहाँ पे बिल्कुल सही प्रोदा पाठक जी। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है प्रोदा पाठक जी, वो नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क के जो आसपास वाला एरिया केरला में, वहां पे आपका ये सब एक्टिविटी चला हुआ है। हाँ, ये संजू चौधरी ओनली ट्राइशन, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व क्लास ली थी, मैंने बताया था आपको कोर एरिया, बफर एरिया और आपका एक है ट्रांजिशन बेल्ट। तो जो ट्रांजिशन आपका बेल्ट है और जो आपका जो बेसिकली बफर एरिया है, जो बफर एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आपका ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ हुआ है, वहां पे आपके इंसान तमाम काम ट्रेडिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कोर एरिया में आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती है। तो ये सही है, पर बायोस्फीयर रिजर्व में हो तो रहा है ना। अगर बफर एरिया में भी हो रहा है, ट्रांजिशन एरिया में भी हो रहा है, तो भी एक्टिविटीज अलाउ तो हो रही है ना। तो संजू चौधरी जी, ये हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल दो दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ट्रांजिशन एरिया, बट एज ए होल यू कैन से दे आर दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। तो इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन सेटलमेंट और आपकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर अलाउड है। बबलू शेखावत, बुलबुल शेखावत जी, जो आपका ये जो पूछ रहे हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वो केरला में है, वो सही है। नेशनल पार्क में ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, लेकिन उस एरिया के आसपास वाला जो जोन है, उसके आसपास वाला जो बेल्ट है, जो वेस्टर्न घाट में ही आता है, वहां पे आपका आप देखेंगे कि वहां पे आपको ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं दिखेगा। नेशनल पार्क किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, वहां पे स्ट्रिक्ट जो रेस्ट्रिक्शंस है इम्पोज्ड है। तो आपका बेसिकली जो हमारा ये एक सवाल आता है इसमें कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर हम कैसे करेंगे। तो नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने का हमारा जो तरीका है, मेथड है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अर्लियर क्लास में बताया है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड। स्टेट एंड सेंटर बोथ आर एम्पावर्ड, दोनों एम्पावर्ड, इनको दोनों को एम्पावर्ड है, दोनों पावरफुल हैं किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के लिए। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ये कंफ्यूजन मत रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन डिक्लेयर ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जोन एज नेशनल पार्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एरिया जो कि सेंचुरी के अंदर है या सेंचुरी के अंदर नहीं भी है, बाय रीजन ऑफ इकोलॉजिकल, बाय रीजन ऑफ फॉनल, बाय रीजन ऑफ फ्लोरल, बाय रीजन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल, बाय रीजन ऑफ जूलॉजिकल एसोसिएशन और इंपॉर्टेंस, then the state government then the state government can decide that particular area, can constitute that particular area as a national park for the purpose of protecting, propagating or developing, PPD, protecting, propagating and developing wildlife therein in its environment। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर आपका प्रोटेक्शन भी होता है, प्रोपागेशन भी होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे इन्वायरमेंट के साथ साथ। ये चीज स्टेट गवर्नमेंट भी निर्णय ले सकती है किसी एरिया को नेशनल पार्क बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको निर्णय ले सकती है। अजीत जी, आंसर आए, दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा, बिल्कुल सही। बुलबुल शेखावत जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, दोनों आंसर होगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए पर्टिकुलर जोन, टू डिक्लेयर ए पर्टिकुलर एरिया एज ए नेशनल पार्क। पर्पस प्रोटेक्शन, प्रोपागेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद देखिए, कोई भी एरिया जिसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने एरिया तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि उसके बाउंड्रीज को ऑल्टर करना। सपोज कि एरिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि एज ए नेशनल पार्क, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उस एरिया को ऑल्टर करा जाए, उसकी बाउंड्रीज को चेंज किया जाए, तो क्या वो कर सकती है? वो नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट
एरिया को नेशनल पार्क बना सकती है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकती है। बाउंड्रीज चेंज करने के लिए उसको नेशनल बोर्ड की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जब स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न में रिकमेंडेशन देगा कि हाँ आप इस एरिया को इसके हेक्टेयर को, इसके एकड़ को इतना कम कर दो, इतना बढ़ा दो, तो आप कर सकते हो, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो। तो जो बेसिकली आपका ये जो पॉइंट आता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकती है, अपने आप से नहीं कर सकती, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिक्लेयर कर सकती है, कम ज्यादा करने के लिए एरिया को उसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल पार्क में कोई भी ग्रेजिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं है। नेशनल पार्क के अंदर लाइव स्टॉक को ले जाना भी अलाउ नहीं है। आपका जो नेशनल पार्क है वहां पे आपको ऐसा व्हीकल जो है, जो इंसान बेसिकली जो लाइव स्टॉक, इसमें एक सवाल मैंने देखा था किसी एग्जाम के अंदर, उसमें एग्जैक्टली ये जो मैंने आपको जो दिया है यहाँ पे मेंशन किया है, ये किसी एग्जाम के अंदर ही पूछा हुआ पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। एग्जाम में पूछा था कि क्या आपके नेशनल पार्क में लाइव स्टॉक को परमिट है, तो जवाब है नहीं, लाइव स्टॉक परमिटेड नहीं है। किसी भी एनिमल को वहां पे अंदर नहीं, मतलब जो लाइव स्टॉक है हमारे ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए चरवाहा अंदर लेके नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल सही। पर क्या नेशनल पार्क के अंदर ऐसा कोई लाइव स्टॉक जो यूज होता है एज ए व्हीकल, जैसे कि बैलगाड़ी, बुलुक कार्ट जो यूज करते हैं कई ग्रामीण, कई गांव में लोग आज भी यूज करते हैं, दे यूज इट एज ए व्हीकल, ट्रांसपोर्ट के मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। तो अगर कोई इंसान, ऐसा इंसान जो कि नेशनल पार्क में जिसको परमिटेड किया हुआ है थ्रू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, हाँ वो जा सकता है, वो नेशनल पार्क में काम करता है, एम्प्लॉय है, उसको परमिशन दी हुई है, वो इंसान लाइव स्टॉक को एज ए व्हीकल बैलगाड़ी का बेस्ट एग्जांपल है, उसको ले जा सकता है अपने खुद के मूवमेंट के लिए, लेकिन लाइव स्टॉक को फॉर ग्रेजिंग पर्पस अलाउड नहीं है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए अभी इस समय भारत के अंदर मई 2019 का आंकड़ा, मई 2019 का जो डेटा शीट है, डेटा शीट मैंने कहां से ली है, आपकी नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, उस डेटा को ही मैंने आपको लिया है, किसी बुक का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा ही आपको ऑथेंटिक मानना पड़ेगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेफरेंस में। तो वो डेटा आपका ये बोलता है कि भारत में, ये आपका डेटा मई 2019 का याद रखिएगा, हालांकि चेंज नहीं हुआ है, मई 2019 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग भारत में इस समय 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क हैं। इस समय भारत में 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क हैं। कितना एरिया कवर्ड है उसके अंदर, उसमें टोटल एरिया भारत का जो नेशनल, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है, नेशनल पार्क का एरिया इन कंटेक्स्ट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है भारत का, उसका नेशनल पार्क का एरिया तकरीबन 1.23% है। 1.23, 123 बहुत इजी याद करना, देखिए 1.23% एरिया है नेशनल पार्क का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। मई 2019 का आंकड़ा है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आप याद रखिए कि बेसिकली जो हमारा एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, कौन सा राज्य है भारत में, कौन सा स्टेट है में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो उसका जवाब है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बुलबुल शेखावत जी, बिल्कुल सही बताया आपने। भारत के मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे 10 नेशनल पार्क हैं, एमपी में यहाँ पे 10 नेशनल पार्क हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप ये भी जानते होंगे कि भारत में मध्य प्रदेश ही वो स्टेट है जो एब्सोल्यूट टर्म्स में, एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही है। एब्सोल्यूट टर्म में लार्जेस्ट एरिया जो है फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश के अंदर आता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला मैंने आपको, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा स्थान किसका है नेशनल पार्क में, दूसरा स्थान, सेकंड प्लेस है आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार का आपका सेकंड वो है प्लेस, अंडमान निकोबार का सेकंड जो है आपका वो है इन टर्म्स ऑफ, बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार का पोजीशन यहाँ पे रैंक सेकंड है। 9 नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार में, 9 नेशनल पार्क है, तो याद रखिए। अब देखिए जो अजीत जी ने सवाल पूछा, जो इन्होंने
बुलबुल शेखावत जी सेकंड जो स्थान है ना आपका अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार का है इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक चीज खास यहाँ पे याद रखिए कि बेसिकली जो आपका लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं आपका, कि एक कंफ्यूजन जैसा कि अजीत जी ने पूछा और बुलबुल शेखावत जी ने भी पूछा और कई लोगों ने और पूछा इस पे, इससे पहले भी क्लास में यूट्यूब में भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है, और तमाम क्वेरीज मेरे पास यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे आई है कि राजस्थान में आखिर में नेशनल पार्क कितने हैं, हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है। राजस्थान में उमेद जी, उमेद लोहिया जी, आपका अन अकेडमी के मंच पर हार्दिक स्वागत है। और गेमारा राम जी आपका भी अन अकेडमी के मंच पर हार्दिक स्वागत है। तो बेसिकली जो सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, लगातार लोगों ने पूछा कि राजस्थान में आखिर में नेशनल पार्क कितने, 3 है या 5 है। तो अब देखिए इसका कंफ्यूजन भारत सरकार ने खुद ने क्रिएट किया है। ये डेटा है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहां पर आप राजस्थान में कितने नेशनल पार्क दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 5 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, इनके ये भी लिखा हुआ है कौन से ईयर में नेशनल पार्क बनाया है और इनका एरिया भी मेंशन्ड है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, 5 दिखे। अब यहां पे मैं आपको स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूं, अब देखिए आप, ये देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो बोलता है कि राजस्थान के अंदर आपके 3 नेशनल पार्क हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क, कोयलड़ो नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। उस राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, राजस्थान, ममता मीना जी और चंद्रमल गुजर जी आपका भी अनअकैडमी के मंच, सरिका जी आपका भी अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो आपका राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेब पोर्टल है, वहां पे देख सकते हैं कि नेशनल पार्क 3 लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इंडियन गवर्नमेंट 5 बोलती है, राजस्थान सरकार 3 बोलती है, यू शुड गो विद राजस्थान गवर्नमेंट डेटाबेस। मैंने पहले वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, मैंने वहां 5 बोला था एज पर सेंटर गवर्नमेंट, लेकिन मैं यहां बोलूंगा एग्जाम में आपके ऑप्शन आता है तो आप 3 पे टिक कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यू शुड चूज दी ऑप्शन एज 3, 3 पे चूज कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है इस पे यदि आरटीआई लगता है, इस क्वेश्चन पे यदि ऑब्जेक्शन की, आरपीएससी ऑब्जेक्शन लगाने की विंडो रहती है, आरपीएससी में एक विंडो रहती है, पेपर खत्म होने के बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन में नेचुरल सी बात है, जब स्टूडेंट इस जो राजस्थान गवर्नमेंट का वेब पोर्टल का इसको वहां पे लगा देंगे तो ये बात सामने साबित हो जाएगी कि हाँ 3 नेशनल पार्क ही हैं। तो ममता मीना जी, देवीलाल जी और मोनू जी, ये बात आप लोग भी ध्यान रखिए कि राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल के अकॉर्डिंग 3 नेशनल पार्क हैं, जबकि भारत सरकार टोटल 5 बोलती है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है कि 3, तो आप एग्जाम में 3 मार्क कीजिएगा, और यदि फिर भी आंसर की में 5 आता है तो ये स्टूडेंट बहुत ईजी है, वेब पोर्टल पे जाके अप्लाई कीजिएगा, वो चेंज होगा ऑप्शन। ये कंफ्यूजन क्रिएट उस आरपीसी ने का कंफ्यूजन नहीं है, क्रिएट आपका राजस्थान गवर्नमेंट और कंफ्यूजन आपके इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। तो गगन जी आपका भी अनअकैडमी की मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया कि इसके भारत सरकार के अकॉर्डिंग तो आपके 5 नेशनल पार्क है, लेकिन राजस्थान सरकार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 3 बोलता है, तो मैं बोलूंगा 3 पे आप टिक कीजिए। उसके बाद देखिए ये 5 वाले के हिसाब से तो ये फिगर आता है, और 3 वाला का फिगर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया वहां पे। हाँ ये बात जरूर याद रखिए, जो सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना है वो बना है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क। ये भी याद रखिए, सबसे पहला जो आपका नेशनल पार्क बना है वो रणथंबोर नेशनल पार्क है इन द ईयर 1980, 980 में। और सबसे लेटेस्ट कौन सा नेशनल पार्क बना राजस्थान के अंदर, सबसे लेटेस्ट आपका नेशनल पार्क बना है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इन 2006।
2006 में आपका बना मुकुंदरा हिल्स, जो कि झालावाड़ कोटा के बॉर्डर पे, दर्रा भी कहते हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल शेखा भाई, सही बोला आपने। अब ये देखा, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी देख लेते हैं। नेशनल पार्क का समझ लिया हमने, डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन they can declare they can declare their intention to constitute any area other than any area comprised within any reserve forest or the territory as a sanctuary। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके, नोटिफिकेशन निकाल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपना इंटेंशन दे सकती है कि मैं मुझे इस एरिया को एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एज ए सेंचुरी बनाना है। कब बनाना है? जब स्टेट गवर्नमेंट ये कंसीडर करे कि सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपागेटिंग और डेवलपिंग। वही चीज जो आपके नेशनल पार्क में है, पीपीडी, प्रोटेक्शन, प्रोपागेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। बिल्कुल सही है जो प्रोदो पाठक जी बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल इन्होंने पॉइंट बताया है कि रोड के लेफ्ट साइड नेशनल पार्क है और रोड साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सही बताया इन्होंने। तो खैर ये एक पॉइंट है कि सेंचुरी को डिक्लेयर करने की स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है और वो इस बेसिस पे यहाँ पे सेंचुरी को डिक्लेयर करती है। उसके अलावा एक पॉइंट और देखिए आप यहाँ पे, state government will issue a notification specifying the limits of the area which shall be comprised within the sanctuary and declare this said area shall be a sanctuary on and from such date as may be specified in the notification, provided that whether any part of territorial water is to be included in that area, prior occurrence of central government shall be obtained by the center government। इसका मतलब ये बात आप याद रखिए कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई एक एरिया ऐसा आता है जिसमें टेरिटोरियल वाटर है, जिसमें कि नदी का पानी हो सकता है, लेक का पानी हो सकता है, कोई टेरिटोरियल वाटर है, तो बेसिकली कोई ऐसा एरिया आ रहा है और उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर वो टेरिटोरियल एरिया, चूंकि रिवर जो है वो एक स्टेट से नहीं बहती, रिवर जो है आपका मल्टीपल स्टेट्स बॉर्डर क्रॉस करती है, रिवर सीमाओं को नहीं पहचानती, वो एक राज्य से दूसरे राज्य बहती है। तो ऐसे जो आपके पर्टिकुलर एरिया हैं जिसमें की कोई नदी आ रही है और उसको स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, कोई पर्टिकुलर एरिया जिसमें कि रिवर का जोन है, नदी बह रही है और उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है स्टेट गवर्नमेंट को, द स्टेट गवर्नमेंट shall take prior permission from the central government of that region। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये भी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लीज पे ट्रांसफर कर सकती है एनी एरिया अंडर इट्स कंट्रोल नॉट बीइंग एरिया विद सेंचुरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा एरिया जो बेसिकली आपका उसके कंट्रोल में नहीं है और वो एरिया आपका सेंचुरी का भी पार्ट नहीं है, ऐसे एरिया को स्टेट गवर्नमेंट लीज पे, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जिस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट ने लीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए पहले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने से पहले किसी एक एरिया पे सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, और उस एरिया का कोई पार्ट को स्टेट गवर्नमेंट ने पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आपका एरिया वो दे रखा है। तो बेसिकली क्या उस एरिया को भी अपनी इच्छा से स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है? वो नहीं कर सकती अपनी इच्छा से, क्योंकि उसने चूंकि वो एरिया पहले किसी प्रोजेक्ट पर्पस के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही, आशुतोष शर्मा जी आपका भी अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही उस पर्टिकुलर जोन, उस पर्टिकुलर एरिया को आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पॉइंट आप याद रखिए अच्छे से कि कुछ इसमें यहाँ पे एग्जम्पशन है, कुछ यहाँ पे एग्जम्पशन है। पहला एग्जम्पशन तो ये कि टेरिटोरियल रिवर पास होता है, नदी पास होती है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डिक्लेयर करने के लिए। दूसरी इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है
कि कोई एक एरिया, उस एरिया के अंदर कोई पार्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने से पहले लीज पे या किसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर रखा है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर डिक्लेयरिंग दैट एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए रेस्ट्रिक्ट सेंचुरी में, तब मैंने कहा आपको सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शंस बहुत इंपोज्ड हैं। नो पर्सन अदर देन, इन लोगों को छोड़ के, जो जिनके नाम मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूं, इन लोगों को छोड़ के, सोनू जी आपका भी अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो इन लोगों को छोड़ के अन्य जो लोग हैं, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं या जो हमारे पर्टिकुलर किसी भी एरिया में लोग काम करते हैं, इन लोगों को छोड़ के और पर्सन, एनी पर्सन, नो पर्सन कैन एंटर इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वो कौन से लोग हैं जिनको जिनको छोड़ के वो एंटर नहीं होता? पहली बात, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। सना जी आपका भी अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी पे तैनात है, उसको कोई काम सौंपा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ही और शी मे बी फॉरेस्ट गार्ड, ही और मी शे बी एसीएफ, डीएफओ, सीसीएफ और रेंजर और एनी अथॉरिटी परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ऐसे पब्लिक सर्वेंट, ऐसे सरकारी अफसर जिनको सरकार ने ड्यूटी पे तैनात होने की वजह से उस एरिया में परमिट किया है, वो लोग वहां पे एंटर हो सकते हैं। दूसरे लोग कौन एंटर हो सकते हैं? एनी पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को परमिट कर रखा है कि हाँ आप वहां पे जाइए, वहां पे जाकर आप उस एरिया में सेंचुरी में जा सकते हैं, तो वहां पे ये लोग भी वहां पे जा सकते हैं, तो ये भी परमिटेड है। तीसरे इंसान कौन परमिटेड है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होने के लिए? एनी पर्सन हु हैज एनी राइट और इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट्स ऑफ सेंचुरी। वो इंसान जिसके पास उसके पूर्वजों की जमीन के कागज मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि हाँ ये मैं इस जमीन पे, इस प्रॉपर्टी पे मैं अपना राइट क्लेम करता हूं, इस प्रॉपर्टी पे पाई जाने वाली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट पे मेरा क्लेम है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर पेपर उसके पास में है, तो वो भी सेंचुरी में एंटर हो सकता है। बट यहाँ पे भी आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो कागज देख के उसको अलाउ कर देंगे। उसके अलावा ए पर्सन पासिंग थ्रू द सेंचुरी अलोंग ए पब्लिक हाईवे। मान लीजिए एक पब्लिक हाईवे से आप पास हो रहे हैं और उस पब्लिक हाईवे या नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, और वो आपका हाईवे जो है वो सेंचुरी से पास हो रहा है, उसका कुछ पोर्शन सेंचुरी से पास हो रहा है, तो वहां पे परमिशन देनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर कोई एक ऐसा जोन है जिसके पास में सेंचुरी है और आपका हाईवे वहां से पास हो रहा है, तो वहां तो ऑटोमेटिक परमिशन बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगी। उसके अलावा वो डिपेंडेंट्स, जो देखिए यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है जो ड्यूटी पे तैनात है, उसके कुछ डिपेंडेंट्स वो भी परमिशन लेके यहाँ पे एंटर हो सकते हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिपेंडेंट का मतलब उसके फैमिली के मेंबर्स, उसपे जो लोग उस पर निर्भर हैं। उसके अलावा एनी पर्सन इन क्लॉज बी और क्लॉज सी shall enter or reside in the sanctuary except under and in accordance with the condition of a permission granted। जो भी एबीसी क्लॉज में लिखा है वो लोग उसमें एंटर भी हो सकते हैं, वहां पे रिसाइड भी कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द कंडीशंस एंड परमिशन ग्रांटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो ये इंसान आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर सकते हैं। इन लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं है, इनको छोड़ के जो और जो जनता है उन पे वहां पे रेस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने के लिए। उसके अलावा देखिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो आपका किसी और अन्य लोगों को भी परमिट कर सकता है। वो और लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग बेसिकली हैं आपके, पहली बात इन्वेस्टिगेशन के लिए, सपोज की वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो, सपोज की डिस्कवरी चैनल के लोग, सपोज नेशनल जियोग्राफिकल चैनल के लोग, बेसिकली ये सारे के सारे लोग जो हैं बेसिकली आपके चाहते हैं उस एरिया में जाके इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो ये लोग भी आपका बेसिकली उस एरिया के अंदर एंटर हो सकते हैं विद प्रायर परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। आपने देखा भी होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवरी चैनल पे वीडियोस भी बने हैं जहां पे कि जो रिसर्चर हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो एंटर होती है बट परमिशन लेकर। उसके अलावा फोटोग्राफी करने के लिए भी लोग परमिटेड हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी परमिशन ग्रांटेड है, टूरिज्म एक्टिविटी। आप और हम सब, गुलशन वर्मा जी आपका भी अनअकैडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है, मनु कन्वत जी और विक्रम मीना जी आपका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। तो आपका जो टूरिज्म सेक्टर है, जैसा कि आप हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट किए हैं, तो वहां पर परमिशन से हम लोग विजिट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस विद एनी पर्सन रिसाइडिंग इन द सेंचुरी,
जिस इंसान को सेंचुरी में रिसाइड करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने परमिट किया हुआ है, और यदि कोई इंडिविजुअल उससे ट्रांजैक्शन करता है, लॉफुल बिजनेस करता है, तो वो भी बेसिकली वहां पे जा सकता है। उसके अलावा ऐसे इंसान जो कि बेसिकली सेंचुरी में रिसाइड करते हैं, जिनको परमिशन मिली हुई है, दे शेल आल्सो बी इशूड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो इंसान जो को परमिशन मिली है वो वहां पे रह भी सकते हैं अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ पर्टिकुलर जो जिनको परमिशन मिली है वो रिसाइड भी कर सकते हैं, बट ऑन द पेमेंट ऑफ फी एज प्रिस्क्राइब्ड। उसके अलावा मैंने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिशन जो है, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ईज होती हैं। जैसे कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब हैं, ये आपकी ग्रेजिंग एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक को अलाउ कर सकते हैं, ये इनको इनकी परमिशन को यहाँ पे क्लॉज डी के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं कि इम्पोज की जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये परमिशन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर होने के लिए ये क्लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं। राजस्थान के केस में तमाम कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मुझे बताएगा लिख के। राजस्थान के केस में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बताइए, कमेंट करके बता। बिल्कुल अजीत जी, 3 आपके नेशनल पार्क, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान के केस में 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो लिस्ट दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है कि पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देकर आपसे ये पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि बंद बैराटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में, कौन से जिले में है? जवाब है भरतपुर। बंद बैराटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में? जवाब है भरतपुर। इसमें एक सवाल और आता है, किस विशेष प्रजाति के आपके यहाँ पे एनिमल्स या बर्ड्स वहां पाए जाते हैं? जैसे कि बंद बैराटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज वेरी फेमस फॉर ब्लैक बिटन। एक ब्लैक बिटन एक विशेष प्रजाति का बर्ड है, स्पीसीज का बर्ड है, इसके सवाल पूछ सकता है। एक तो ये सवाल कि आपका कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। दूसरा ये सवाल, कोई पर्टिकुलर प्रजाति पूछ लिख लेगा आपको एग्जाम में कि ब्लैक बिटन स्पीसीज इज फाउंड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 ऑप्शन देगा आपको। तो आपको यदि ये पता है कि कौन सा स्पीसीज, कौन सा बर्ड, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है, यू कैन इजीली कोरिलेट, मैच द फॉलोइंग के सवाल भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसोड़गढ़ वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ये स्लोथ बियर, लेपर्ड, हाइना, जैकल, फॉक्स, स्पॉटेड डियर यहाँ मिलते हैं। दरा गेम सेंचुरी कहाँ पे? कोटा झालावाड़ में। फिर डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे? बाड़मेर और जैसलमेर में। तो सबसे लार्जेस्ट एरिया, एक सवाल ये भी आता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है? सबसे लार्जेस्ट एरिया है आपका डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर में है, 3162 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सी स्पीसी मिलती है आपको? देखिए बर्ड्स भी हैं, पर्टिकुलर प्रजाति की बी ईटर्स टाइप की भी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्पीसीज आपकी फैल्कन्स बर्ड की। गोडावन राजस्थान का स्टेट आपका बर्ड, स्टेट बर्ड राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, वो यहाँ मिलेगा आपको। क्रेन दिख जाएंगी, देखिए अब अजीब लगता है सुनने में, लेकिन डोमिसेल क्रेन एक विशेष प्रकार क्रेन है जो कि आपको इसमें मिलेगी डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हनी बजर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेसिकली जो आपके ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये आपको यहाँ मिलते हैं। फुलवारी की नहर का क्वेश्चन तो आरपीएससी के तमाम एग्जाम में पूछा गया है कि फुलवारी की नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आरएस तक में पूछा गया है कि कौन से जिले में है। तो जवाब है इसका उदयपुर। फुलवारी की नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे स्थापित है? उदयपुर में। और इसको फुलवारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि फुलवारी का मतलब होता है आपका मींस लैंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लैंड, फुलवारी मतलब फूल, फूल मतलब लैंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब ये वो एरिया है विच इज कवर्ड विद फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक लॉट ऑफ हर्ब्स, which is covered with shrubs, it is covered with climber। तो तमाम प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, shrubs मिलते हैं, क्लाइंबर्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्लाइंग प्लांट्स आर फाउंड इन फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उदयपुर, इसलिए इसको फुलवारी बर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ विशेष एनिमल्स भी मिलते हैं, 4 हॉर्न एंटीलोप। 4 हॉर्न एंटीलोप, एंटीलोप डियर भी एंटीलोप का एक प्रकार है। इंडियन स्टार टोटोइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टार टोटोइज, स्टार उसकी उसकी बॉडी पे स्टार शेप की तरह मार्क रहता है। इंडियन स्टार टोटोइज वो यहाँ मिलता है आपको। माउस डियर,
ये प्रजाति मिलेगी। फ्लाइंग स्क्विरल बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगा आपको यहाँ पे। चौसिंगा जो बताया, हाँ चौसिंगा सही है, चौसिंगा 4 हॉर्न है ना उसके, प्लूतो पढ़ाई थी इसलिए। सारी अजीत जी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज आप याद कर सकते हैं बर्ड्स की, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज आप याद कर सकते हैं एनिमल्स की, जैसे कि आप फुलवारी नाल में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है आपकी फ्लाइंग स्क्विरल। तो हर्षिता जैन जी आप भी यहाँ पे ध्यान देना, फुलवारी की नाल में फ्लाइंग स्क्विरल पे क्वेश्चन आ चुका है, आरएएस तक में आ चुका है प्री एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। फिर जयसमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर में है, जाम्बा रामगढ़ जयपुर में है, जवाहर सागर कोटा में है, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली सवाई माधोपुर में फेमस फॉर डोंग फॉरेस्ट एरिया। फिर केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धौलपुर में है, स्लॉथ बियर, हाइना, जैकाल, जंगल कैट एंड वाइल्ड बोर, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पे केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके अलावा कुंभलगढ़, उदयपुर, रासन, पाली, तीनों के बॉर्डर वहां पे टच हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर, रासन, पाली, तीनों के बॉर्डर टच है। लेपर्ड, चिंकारा, सांबा, नीलगाय सब मिलेंगे। माउंट आबू सिरोही में है, ये पैंथर जो है यहाँ पे एपेक्स प्रीडेटर है, मेन एनिमल है। नाहरगढ़ जयपुर में आप लोगों ने विजिट किया होगा, ये बायोलॉजिकल पार्क का भी इसको स्टेटस मिल चुका है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोटा है, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, 280 280 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फेमस है आपका, मेन है क्रिटिकली एंडेंजर घड़ियाल। जो घड़ियाल हमारे जो है पानी के अंदर मिलते हैं, चंबल नदी के अंदर मिलते हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज, उसके लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे एक और आपका जो मिलेगा आपको एक्वेटिक एनिमल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल ये मिलेगा आपको। उसके अलावा मिलेगा आपको गैंगटिक डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन। यस जिज्ञासु जी, सीता माता में भी फ्लाइंग स्क्विरल मिलते हैं, सही बताए हो आप, सीता माता में भी मिलता है, ये सही बोला इन्होंने। तो सवाल सीता माता में भी आ चुका है और सवाल आपका फुलवारी की नार में भी आ चुका है, तो दोनों में सवाल है। यही मैं बोलना चाहता हूं आपसे, किसी पर्टिकुलर जो एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कौन से आपके स्पीसीज मिलती हैं, उस पे आपको खासा जोर यहाँ पे देना है। जैसे कि बुलबुल शेखावत जी ने बताया, घड़ियाल बिल्कुल सही बताया, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल जो है फेमस है घड़ियाल के लिए। रेड क्राउन रूफ टर्टल भी मिलता है यहाँ पे। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बूंदी में है, रामगढ़ जो है सेंचुरी। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन, इस तरह का सवाल पूछा गया है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब आपको ये याद नहीं हुआ कौन से जिले में है तो सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, तो मैच दी फॉलोइंग में भी हेल्प करेगा। तो ये सारी आप इनको सबको नोट कर लीजिए, याद करने की रट लीजिए, मतलब बोलूंगा रट लीजिए इनको आप। सीता माता में जैसा बताया इन्होंने जिज्ञासु जी ने, सीता माता वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और आपका जो प्रतापगढ़ का भी हिस्सा उसके अंदर आता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल जो है मिलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेरगढ़ कहाँ पे है, कोटा में, शेरगढ़ वाइल्ड सेंचुरी कोटा में स्थापित है। सवाई मानसिंह तो सवाई माधोपुर के नाम से क्लियर है, सवाई माधोपुर में स्थापित है। सरिस्का अलवर बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़ उदयपुर में। ताल छापर चूरू में है, चूरू में ये ताल छापर वाइल्ड लाइफ चूरू में, ये बहुत फेमस है एज ए बर्ड लवर पैराडाइज। बर्ड के जो पसंदीदा, जो लोग बर्ड्स को देखना चाहते हैं, तो बर्ड्स का पैराडाइज है आपका ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूरू के अंदर। बर्ड्स का पैराडाइज है, तमाम प्रकार के बर्ड की स्पीसीज मिलती है आपकी, इंक्लूडिंग मॉन्टेगुर हैरियर्स, मार्श हैरियर, पेल हैरियर, हैन हैरियर, बर्ड्स की स्पीसीज है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब सर्वाइवल मुश्किल होता है बर्ड्स का, तो इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं टू गेट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो काफी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, उनमें से कुछ आपका नाम यहाँ पे देखते हैं। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूरू में स्थापित है, इसका एरिया 7.19 स्क्वायर किलोमीटर, और बर्ड्स की पैराडाइज भी तो कहा जाता है। फिर आपका तोड़गढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अजमेर, पाली, राजसमंद, तीनों के कुछ कुछ पार्ट कवर्ड है यहाँ पे, लेपर्ड के लिए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लिए फेमस है। वन विहार धौलपुर के अंदर है, सांबा, नीलगाय, चीतल, लेपर्ड। ये अब इसमें दो नाम मैंने आपको नहीं दिखाए हैं क्योंकि दो नाम में डेजर्ट वाला भी आ जाएगा आपका, और आपका उसमें जो हमने बात की थी आपके स्टार्टिंग लेवल पे जो नेशनल पार्क है उसके दो नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के, राजस्थान सरकार के डेटा को मानेंगे तो आपका एक तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे सरिस्का नेशनल, जो पार्क का स्टेटस दिया हुआ है ये भी आपका वहां पे कवर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सरिस्का और जो हमारा डेजर्ट है नेशनल पार्क, वो बेसिकली कवर्ड है अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यहां दिखाती है, पर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट तो हम स्टेट गवर्नमेंट को मानेंगे
क्योंकि एग्जाम राजस्थान का आरपीसी का एग्जाम है। बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने ऑलरेडी क्लास लिया था बहुत पूरा, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके धीरी जाट बिकानेरी जी और बीएल जी, आपका अन अकेडमी के मंच पे हार्दिक स्वागत है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने ऑलरेडी क्लास लिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तीन बातें याद रखना। पहली बात, बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है सी डी एल, या इसको आप एलडीसी भी बोल सकते हैं। एलडीसी, एलडीसी एक पोस्ट होती है ना सरकारी नौकरी में, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट होती है ना एलडीसी। तो एलडीसी याद रखो, आपको उसके ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे। एल स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक में क्या आएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च के लिए मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना लॉजिस्टिक के अंदर, एलडीसी। डी में क्या आएगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट विद डेवलपमेंट, यहाँ पे एसोसिएशन है इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट से, डी डेवलपमेंट। सी में क्या आएगा आपका, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इकोसिस्टम। तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क याद है तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव याद है एलडीसी बायोस्फीयर रिजर्व के। जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैंने आपको ऑलरेडी सब वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से मैंने चीजें बताई थी आपको। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आया, उसके बाद ही इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यहाँ पे आपका कंसेप्ट स्टार्ट किया। हाँ, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी। तो एल लॉजिस्टिक, डी फॉर डेवलपमेंट, सी फॉर कंजर्वेशन। अजीत जी याद रखिए, एलडीसी याद है तो आपको बायोस्फीयर के ऑब्जेक्टिव याद है। तो खैर, ये आपके कंसेप्ट है कि जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का है, उसके बाद भारत सरकार ने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की कंसेप्ट को यहाँ पे अपनाया था। उसके बाद देख सकते हैं कि जो आपके एक एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, कंजर्वेशन रिजर्व। तो कई लोग कंफ्यूजन होता है कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेगी किससे, लोकल कम्युनिटी से। लोकल कम्युनिटी जो कि उस एरिया में रहती है उससे कंसल्टेशन करेगी, और कंसल्ट करने के बाद किसी एक एरिया विशेष को डिक्लेयर कर सकती है एज ए कंजर्वेशन रिजर्व। पर ये एरिया किसके कंट्रोल में है, सरकारी जमीन है, याद रखिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व में जमीन किसकी है, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है। उस स्टेट गवर्नमेंट की जमीन पे उसने लोकल कम्युनिटी से वहां पे क्या किया है, कंसल्टेशन किया, इंटरेक्शन किया है। और लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्शन करने के बाद में वो एक पर्टिकुलर एरिया को, जो कि नेशनल पार्क के पास और सेंचुरी के पास लोकेटेड है, ये एरिया नेशनल पार्क और सेंचुरीज के पास लोकेटेड है, और ये एक लिंक स्टैब्लिश करता है एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे एरिया। मतलब मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, दूसरा नेशनल पार्क है, उन दोनों के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। ये एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बीच में ये एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। तो ऐसे एरिया जो लिंक स्टैब्लिश करते हैं, या ऐसे एरिया जो कि एडजेसेंट है टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो स्टेट गवर्नमेंट की जमीन, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे स्टैब्लिश है, लोकल कम्युनिटी से डिस्कस करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर सकती है एज ए कंजर्वेशन रिजर्व। और क्यों डिक्लेयर करेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंडस्केप, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सी, सी के पास में है तो सी स्केप्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी एरिया को जो कि आपका दो नेशनल पार्क को कनेक्ट करता है, या नेशनल पार्क के आपस पास में लोकेटेड है, या आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में लोकेटेड है, एक नेशनल पार्क को दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट करता है, ऐसे लिंकिंग जोन को स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी जो उस एरिया के आसपास रहती है उनसे कंसल्ट करने के बाद डिक्लेयर कर सकती है एज ए कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे आपका मेन चीज ये आपका, अजीत जी 11 नहीं है 14 है, ये भी बताऊंगा, कंफ्यूजन है आप लोगों को। ऐसे एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है। तो कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो एक एरिया बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल कम्युनिटी कंट्रोल में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पे बना हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन बेसिकली वो इस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आ रही है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने से पहले। देखिए, अब आम किताबों में देखोगे, या ये डेटा मैंने दिखाया आपको भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, अगेन इंडियन गवर्नमेंट का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेटा है, या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का डेटा देखोगे तो ये डेटा बताता है कि राजस्थान में 11 कंजर्वेशन रिजर्व है। इनकी लोकेशन भी लिखी हुई है और इनका डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट जो राजस्थान गवर्नमेंट ने डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कितने रिजर्व हैं? 14। उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 14। एज पर राजस्थान गवर्नमेंट देयर आर 14 कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि 2 दिन अभी वो प्रक्रियाधीन है जो भी जस्ट ऐड हुए हैं। तो एक ये तो कंसेप्ट हो गया आपका कंजर्वेशन रिजर्व का। अभी हाल हाल की तारीख में 14 कंजर्वेशन रिजर्व है एज पर राजस्थान गवर्नमेंट। अब ये देखिए एक कंसेप्ट होता है कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी ने उस एरिया को ओन किया है। कम्युनिटी रिजर्व मतलब कम्युनिटी ने उस एरिया को ओन किया है। कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल भी उस एरिया को ओन कर सकता है। अगर कोई कम्युनिटी और कोई इंडिविजुअल वॉलेंटरली आगे बढ़कर ये स्टेप उठाता है कि मुझे उस एरिया के अंदर जो मेरा एरिया है, मेरी जमीन है, उस एरिया में मुझे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, मुझे उस एरिया में हैबिटेट को कंजर्व करना है, तो बेसिकली उस प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को जो कि नेशनल पार्क के अंदर नहीं आ रहा है, सेंचुरी के अंदर नहीं आ रहा है, कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर नहीं आ रहा है, और आपका कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर उसको स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लैंड है वो कम्युनिटी के पास में, किसी इंडिविजुअल की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कंजर्वेशन रिजर्व से ये है, कंजर्वेशन रिजर्व में जमीन किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। कम्युनिटी रिजर्व में जमीन किसकी है? किसी इंडिविजुअल की या किसी कम्युनिटी की। तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे कम्युनिटी यदि कोई अपनी इच्छा से वॉलंटरी आगे बढ़ के सामने आए और कहें कि हाँ हमारी जमीन है, इस एरिया में वाइल्ड लाइफ मिलती है, इस एरिया में हैबिटेट मिलता है, किसी का फार्म हाउस है, वहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सब चीजें मिलती हैं, तो वो प्रोटेक्शन के नजरिए से उसको सरकार को दे सकता है कि हाँ इस एरिया को आप कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दीजिए। तो सरकार उस कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फौना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल और कल्चरल कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे लैंड किसका है? कम्युनिटी का है या किसी इंडिविजुअल का, और वॉलंटरली वो गवर्नमेंट को हैंडओवर कर रहा है। ये मैंने आपको समझाई दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा विषय आज का था, उसमें मैंने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज का डिस्कस किया। मेरा कोड अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे आप नहीं जुड़े हैं तो मेरा कोड NAV10 यूज कीजिए, आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारा प्लस कोर्स, जहाँ पे मैं आपका जुलाई में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का फेज 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का फेज 3 में कवर करूंगा, जो कि क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है 7 जुलाई से। 7 जुलाई से मेरा फेज स्टार्ट हो रहा है। वहां पे भी आप जाके सारे क्लासेस को प्लस में देख सकते हैं, जो कि लास्ट यूनिट और लास्ट फेज होगा आपका। रिमेनिंग 5 यूनिट में यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीस आपकी और भी कम हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट का यूज कीजिए जो आपको मिले हुए हैं। एक बात और, ये जो आपका अनअकैडमी का कोर्स है सिर्फ एसीएफ एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्जाम्स, आरपीएससी के सारे एग्जाम्स, आरएएस, एसीएफ, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवारी, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसको ध्यान में रख के आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। तो गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।